हेलो। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे के PYQs की तरफ। ठीक है, कुछ PYQs हमने देख लिए थे, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है और आज के टाइम में जो करंट अफेयर्स में चल रहा है जैसे सीबॉक्थॉर्न वगैरह, और ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जैसे क्लाउड्स, और आज के करंट अफेयर्स में जो भी स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फेट एरोसोल का इंजेक्शन हो रहा है, या फिर क्लाउड के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए AGI का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब हम लोगों ने कवर किया। दैट इज़ वाई इट टुक टाइम। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू मूव अ बिट फास्टर बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉपिक दैट वी हैव टू कवर, राइट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? A community of organisms interacting with one another, that part of earth which is inhabited by the living organism, or a community of organisms that live a community of organisms together with the environment in which they live, the flora and fauna ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो इसका आपको आंसर करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक वेदर इफ़ यू नो इट और नॉट, बट मैं प्रोसीड करता हूँ। जैसे हम लोगों ने बात की थी इकोसिस्टम में क्या बायोटिक एंड अबायोटिक का इंट्रैक्शन होगा इन अ स्पेसिफाइड एरिया, है ना। यही था, ये सारे वर्ड्स इस क्वेश्चन में आ जाने चाहिए थे। अब देखिए, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये बायोटिक फैक्टर तो आ गया आपका, बिकॉज ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव अ लॉट ऑफ स्पीसीज दैट विल कम अंडर इट, एंड वो बायोटिक फैक्टर्स में आ गया। इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज अबायोटिक फैक्टर्स में इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह वगैरह, है ना। तो इन दोनों का इंटरेक्शन होगा इन ए स्पेसिफाइड एरिया। तो किस ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी चीज़ें मेट हो रही हैं? इसमें सिर्फ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर मीन्स कि ये सिर्फ बायोटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो नहीं है ना। तो ये तो नहीं होगा। देन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब क्या एटमॉस्फेयर में नहीं होगा, जहाँ पे मतलब वहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे होंगे, तो ये भी गलत है। उसके अंदर कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, तो यहाँ पे देखिए अब एनवायरनमेंट फैक्टर्स की बात हो गई यहाँ पे, तो अब ये हो गया, और ये स्पेसिफाइड एरिया भी इसी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो मोस्टली ये ऑप्शन सही होना चाहिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ इन जोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे लिविंग टुगेदर मतलब ऐसा कुछ नहीं है इन जोग्राफिकल एरिया फ्लोरा एंड फौना, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट ओनली द बायोटिक फैक्टर्स। तो वी हैव टू कीप इन माइंड that organism has an interplay with the environment and thus they make the ecosystem in that particular specified area, right? So biotic abiotic interaction and a specified area has to be always interconnected with the ecosystem definition, right? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन सी जैसा हम लोगों ने बात किया था। ओके, नाउ ये देखिए, अभी हम लोगों ने कार्बन साइकिल पढ़ा है, तो यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द प्लैनेट अर्थ? ठीक है, CO2 ऐड कौन करता है? तो वोल्केनिक एक्शन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नाउ हियर यू विल ऑल्सो नोटिस दैट हाउ UPSC फ्रेम्स ऑप्शंस, राइट। जैसे आप किसी भी आदमी को बेसिकली पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इट इनटेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन रिलीजेस ऑक्सीजन। तो ये ऐड तो नहीं कर रहा है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में सब्ज्यूम होता है ना। तो यहाँ पे 3 जिसमें भी है उसे हटा दिया, ये फिर 50-50 में आ गए हम लोग, है ना। अब 50-50 में आ गए, आपको पता है 2 तो कॉमन ही है, तो आपको पता भी है रेस्पिरेशन में देयर इज़ अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तो काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात थी। अब वोल्केनिक एक्शन और डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हम लोग को देखना है ना। तो अब इसमें भी आगे बढ़े, तो वोल्केनिक एक्शन में आपको पता है यार कि एसिड निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर निकलता है। तो इस तरीके से अगर ये भी पता होगा तो आप ऑप्शन यही मारोगे, देन दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में मैंने बताया था कि जैसे हम लोग
कोई भी ह्यूमन है ना, ही इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट डिके, है ना, कांस्टेंट डिके हो रहा है हमारा रिडक्शन होता है, और ख़ास करके जब मर जाते हैं तो रिडक्शन होता है, और एक ऑर्गेनिक मैटर में, और इसके बाद क्या होता है, फॉसिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो कार्बन ऐड होता है बेसिकली, है ना, वो अपनी साइकिल में डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा तो दैट कार्बन इज रिमूव्ड एंड देन इट इज फर्दर एडेड, राइट। अब हम लोग ये देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फूड चेन पे डिस्कशन नहीं किया था। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन के क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इकोसिस्टम हमें पता है। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ये है ना, एक चेन है ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को खाते हैं, वो दिखाता है। फूड चेन आर फाउंड विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अब वहाँ पे याद करिए कि जो हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले स्पीसीज आता है ना, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड में जो बात किए थे हम लोग ये, फिर उसके बाद पॉपुलेशन आएगा, देन आफ्टर दैट कम्युनिटी आएगी, देन उसके बाद इकोसिस्टम आएगा, समथिंग लाइक दैट। ये हम लोगों ने बात की थी ना उस दिन। तो इसमें आप देखिएगा कि पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़, एक पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़ में फूड चेन होता है क्या, मतलब एक ही दूसरे को खा रहे हैं, ऐसा होगा क्या, हेटेरोटॉप होगा ही नहीं क्या। तो ये ऑप्शन तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस है कि फूड चेन में पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़ के भी दिन में तो नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन तो चला ही गया, है ना। अब दो ऑप्शन चला गया, नन तो जनरली आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस में नन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है, उसमें कुछ ऊट पटांग दिख भी नहीं रहा है, कुछ वैसे वर्ड्स भी नहीं दिख रहे हैं जो इसको एक्सट्रीम बना रहा है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल थिंग एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। एक लीनियर चेन होती है, जैसे यहाँ पे मतलब प्लांट है तो प्लांट के बाद डियर, प्लांट के बाद रैबिट मान लीजिए, रैबिट के बाद स्नेक मान लीजिए, स्नेक के बाद ईगल मान लीजिए। बट इसमें हम लोग देख रहे हैं ये एक पॉपुलेशन और स्पीसीज के बीच में नहीं है, ये उड़ा है और हम लोग का आंसर आ गया कि वह नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग चलिए थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की तो कहीं जिक्र ही नहीं की गई है, तो उसके बारे में तो बात नहीं हो रही होगी। चलिए इसमें हम लोग थर्ड देख लेते हैं आगे। अब देखिए, ये जो फूड चेन की हम लोगों ने बात की कि एक मतलब लीनियर चेन होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे को खाते हैं, उन्हीं का चेन की बात हो रही है। तो अब इसमें अगर ऑप्शन सेट करना हुआ, इवन आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन दूसरे स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है और यूपीएससी में भी आता है कि मान लीजिए वो एक तो प्रोड्यूसर होगा यहाँ पे, है ना, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो यहाँ पे होगा। अब जैसे आपको पता है ओशन में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, है ना, दे आर द ऑटोट्रॉफ, जिसको जूप्लैंक्टन खाते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में बात भी किए थे इस बारे में, है ना। इसी तरीके से अलग अलग प्रोड्यूसर होते हैं। तो वो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में क्रस्टेशियन दे दिया, आपके ऑप्शन में डायटम दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे कि फर्स्ट कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, बिकॉज फूड चेन में फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर ही आएगा, है ना। मतलब इन द केस जनरल केस फर्स्ट में तो प्रोड्यूसर ही आएगा। तो इन सब प्रोड्यूसर का नाम आपको एक बार देख लेना है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, डायनोफ्लैचेलेट्स, प्लांट, ग्रास, डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन, कोकोलिथोफोर, एल्गी। और यहाँ पे नेक्टॉन आपको पता ही है, क्रैब लॉबस्टर, ये क्रैब लॉबस्टर ये वो वाले हैं, ये क्रस्टेशियंस ही होते हैं बेसिकली, प्रॉन्स भी होते हैं, इनका शेल होता है ना, और क्रिल भी उसी टाइप, मतलब ग्रास ऑफर और ये। तो ये आपको बेसिक आइडिया रहेगा हर्बीवोर और प्रोड्यूसर के बीच में। तो ये एक चेन में स्टार्टिंग में जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट होता है ना, बिकॉज यू डोंट नो डायटम्स कहाँ पे आना चाहिए। अगर मान लीजिए स्नेक और ईगल आया तो आप यू विल ये कॉमन सेंस से हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इन दिस केस थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब ये एक फूड वेब है, अलग अलग फूड चेन जो होते हैं ना, उसको एक हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से देखते हैं, इसमें बहुत सारे फूड चेन कंबाइंड होते हैं, तो एक इंटरलिंकेज दिखता है हम लोग को स्पीसीज़ के बीच में।
उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कॉर्न है तो ये ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर को ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ठीक है। इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। तो इस तरीके से एक फूड वेब होता है। अब देखिए अलग अलग बायोम में, बायोम हम लोगों ने बात की थी पिछली बार, आपको पता होना चाहिए बायोम क्या होता है ना। एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस रहते हैं, वो अपने आप में एक वहाँ के एक पर्टिकुलर स्पीसीज और चीज़ों के वजह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है डिस्टिंक्टिवली, है ना। जैसे मैंग्रोव का बायोम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रासलैंड बायोम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ग्रासलैंड बायोम में ग्रास होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना। ग्रास ऊपर होंगे, रैट होगा, ये नॉर्मल चीज़ें जो बताई थी वो बता दी। ये ओशन बायोम देख लीजिए, ओशन बायोम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जूप्लैंक्टन हो गया, फिश हो गया, सील हो गया, वाइट शार्क हो गया, राइट। एक सेकेंड, मेरी पेंसिल की बैटरी लो गई। आई विल रिज्यूम द वीडियो इन 2 minutes। तो हम लोग रिज्यूम करते हैं उस चीज़ को। तो ओशन बायोम की बात की थी हम लोगों ने, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, यहाँ पे नेक्टॉन भी लिखा आ सकता है। इसके मान लीजिए इसके बाद आपको डिकम्पोजर्स वगैरह भी आ सकते हैं, डिकम्पोजिशन वाले जो फूड चेन में कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हम लोगों ने कवर कर लिया, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग term describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in a community of organisms। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ये डायरेक्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमें पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल नीश होगा इसका आंसर। लेकिन अब साथ ही साथ हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे। तो हैबिटेट हमें पता है, एड्रेस की बात की थी हम लोगों ने, कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं, क्या काम करने के लिए वहाँ गए हैं, उसको इकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। कहाँ रहते हैं वो हैबिटेट है। इकोटोन क्या होता है और होम रेंज क्या होता है हम लोग जरा इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इकोटोन क्या होता है पहले तो इकोटोन बात करते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये एक पर्टिकुलर लैंड इकोसिस्टम है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ट्रीज, फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करेंगे। ये एक एक्वेटिक सिस्टम है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करेगी। बट यहाँ जो ये कोस्टल इलाका है या फिर ये आप बोल दीजिए ट्रांजिशनल जोन है, यहाँ पे जो है ना कुछ एक तो एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर एरिया भी स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगी, साथ ही साथ दोनों जहाँ के स्पीसीज भी हो सकता है एग्जिस्ट करें। तो इट हैज़ ए ह्यूज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इकोटोन्स। इसलिए इकोटोन्स का जो है आप देखेंगे, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन डिस्कशंस एंड सिमिलर टू, मतलब एग्जांपल ऑफ इकोटोन इज मैंग्रोव इकोसिस्टम। वहाँ पे आप देखते हैं कि एविसेनिया, लैगुनफ्लोरिया एंड डिफरेंट स्पीसीज एंड न्यूमेटोफोर्स की मदद से, मतलब वहाँ पे एक अलग ही टाइप की इकोलॉजी और इकोसिस्टम है, और वो एक अपने में ही उसका एक स्पेसिफाइड रोल है। डिफरेंट स्पीसीज आर ऑल्सो प्रेजेंट वेदर कंसिडरिंग इट फ्लोरा और फौना, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए लैंड इकोसिस्टम है, यहाँ एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बीच में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये दिखाता है बिकॉज इट्स द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द लैंड एंड इकोसिस्टम। जैसे टॉर्टोइज, इट कैन स्टे on the land and also go into the deep dives of the water, ओशंस में भी जा सकता है, ठीक है। तो इकोटोन हम लोगों ने समझ लिया। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल के रूप में ग्रास लैंड दिया है। आप जैसे आप यहाँ पे अफ्रीका इमेजिन करिए, ठीक है। ये रहा हमारा अफ्रीका नहीं, सॉरी, ये तो है, ये सहारा है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप ट्रांजिशनल जोन देखिएगा, ये जो ट्रांजिशनल जोन है दैट इज़ साहेल रीजन, एंड साहेल रीजन वाज आल्सो इन वेरी न्यूज़। तो साहेल आपको पता है, साहेल इस जोन में है, साहेल यहाँ पे ग्रासलैंड एंड देयर आर डिफरेंट ग्रासलैंड्स ऑन द वर्ल्ड आल्सो। जैसे यहाँ पे वेल्डो का आप चलिए इसी बात पर बता दीजिएगा, प्रेरी कहाँ है ना, स्टीपीज कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, ठीक है। चलिए ये कुछ ग्रासलैंड्स हैं। अब इसके बाद मैनग्रोव्स हमने अभी बातें की। अब देखिए चलिए इसके बाद हम लोग होम रेंज देखते हैं। होम रेंज इज एन एरिया इन विच एन एनिमल लिव्स एंड मूव्स ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली और पीरियडिक बेसिस। अब देखिए आप जब सफारी करने जाइएगा, वाइल्ड सफारी, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ एक कोर जोन होते हैं,
कुछ बफर जोन होते हैं। इवन आप नहीं भी करने जाइएगा तो आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखिएगा ये जोन्स की जिक्र की गई है। तो ये जोन क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक एलिफेंट बोल रहा हूँ मैं, एक लायन है, तो लायन हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहा हो, बट इट विल रोम, ही हैज़ अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा उसका होम रेंज होता है, वो इन सारे डायरेक्शंस में जाकर के बेसिकली उसकी टेरिटरी होती है। यहाँ पे वो पीरियडिक बेसिस पे जाता है, वेदर फॉर मेटिंग पर्पसेस, वेदर फॉर ईटिंग पर्पसेस, जो भी हंटिंग पर्पसेस, किसी पर्पज से जाता है। तो होम रेंज एक बड़ा सा रेंज होता है, बस इतना याद रखना है अपने को। और हैबिटेट से बड़ा होता है, ठीक है, हैबिटेट से बड़ा होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो एक अब यहाँ पे तो पहली बात होगी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की है क्या हम लोगों ने? नहीं की है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मैं बता देता हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये अपना सॉइल है, इस पे, और यहाँ पे कुछ मॉइस्चर होगा, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरियाज़ में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वहाँ के बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, और वहाँ पे रहने वाली स्पीसीज़ जो कि बायोटिक फैक्टर में आ गए, इन सब में जो स्टेज वाइज, लेवल वाइज जो सक्सेशन होता है, मतलब चेंजेस दिखते हैं, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बेसिक ये हमें पता चल गया इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। ट्री क्यों नहीं रिप्लेस करता है ग्रासेस को? मतलब मान लीजिए ये ग्रासेस वाला जगह है, यहाँ पे ग्रासेस हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल हैं, तो यहाँ पे इसको चेंज करके ग्रासेस बन करके बाद में ट्री बनना चाहिए था, तो ट्री क्यों नहीं बन रहा है, वो ये सवाल कर रहा है। तो इसमें इंसेक्ट और फंजाई है, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर लिमिट होता है, फायर होता है। अब ये आप जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रासलैंड जो होते हैं, जहाँ पे जो ग्रासलैंड है वहाँ पे ह्यूमस रिच होता है सॉइल, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ये ऑप्शन आप हटा दोगे। इंसेक्ट फंजाई ऐसा कुछ तो नहीं है, इंसेक्ट फंजाई कुछ ऐसा तो नहीं होता है जो ट्रीज़ को ग्रोथ करने में लिमिट कर सके, ठीक है। तो आप ये ग्रासलैंड में क्या होता है ना, अभी आप देखिएगा वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह ये ग्रासेस होते हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन में बहुत ड्राई हो जाते हैं और विंड यहाँ पे चलती है बिकॉज ऑफ ओपन स्पेस, तो उससे जो है फायर की भी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से ये वाटर तो लिमिटेड होता ही है ना, और ये फायर भी हो जाता है। वाटर लिमिटेड हुआ, ड्राई एटमॉस्फेयर हुआ, तो ये फायर भी लगता है उस वजह से। तो ये हमारा ऑप्शन सही है ना। वो अभी हम देखते हैं आगे। चलिए अब इकोलॉजिकल सक्सेशन की जैसे हम लोगों ने बात किया था, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन यही है। जैसे देखिए मान लीजिए इनिशियली बेयर रॉक था, अंडर द डिफरेंट वेदर सर्कमस्टांसिस इसकी वेदरिंग और इरोजन हुआ, ये थोड़ा स्कैटर हुआ, यहाँ पे स्कैटर बेयर रॉक्स पे लाइकन है, फिर लाइकन के बाद कुछ लाइकन से प्लांट डेवलप होंगे, प्लांट के बाद कुछ हर्ब्स और श्रब्स डेवलप होंगे, ग्रासेस डेवलप होगी, फिर उसके बाद शेड टॉलरेंट प्लांट्स डेवलप होंगे, और फाइनली जो है पूरा एक बढ़िया सा फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा वहाँ से, है ना। तो ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन दिखाया जा रहा है। अब जैसे देखिए पायनियर स्टेज है ये इनिशियल स्टेज है, पायनियर स्टेज। इसमें जो स्पीसीज़ पाए जाएंगे वो पायनियर स्पीसीज़ बोलेंगे हम उनको। अब ये पायनियर स्पीसीज़ का सोचिए आप, पायनियर स्पीसीज़ इनिशियली में आपको बोल सकता है क्या कि नहीं हमें तो यही सॉइल चाहिए तभी हम जन्म लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं वो, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिटेशन इन एवरीथिंग, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पे किसी भी एक्सट्रीम फॉर्म तक वो जा सकता है। तो ये पायनियर स्पीसीज़ जो होंगी ना, दे विल हैव अ बिगर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, वो बहुत जगह रह सकते हैं, बट दिस क्लाइमेक्स स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर टाइप का वहाँ पे एक क्लाइमेट डेवलप हो गया होगा, एक पर्टिकुलर सॉइल होगा, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन होगा, एक पर्टिकुलर वहाँ पे फूड चेन चल रहा होगा, एक पर्टिकुलर वे ऑफ पॉलिनेशन होगा, सो दे डू नॉट हैव दैट बिग इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से याद रखना। एंड देन वी विल मूव ऑन टू प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जब एक जगह से पायनियर स्पीसीज आती हैं जहाँ पे कोई सॉइल का फॉर्मेशन नहीं है, इट स्टार्ट्स ऑन अ बेयर रॉक,
है ना, उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे सॉइल डेवलप्ड है, वहाँ पे देन उसके बाद जो हो रहा है उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स बस इतना जानना है अपने को। फिर उसके बाद देखिए, व्हेन सक्सेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोजेनिक। लेकिन कभी बाहर के फोर्सेस के द्वारा हो, जैसे कि एक, जैसे अभी हम लोगों ने ग्रासलैंड की बात की, फायर हुआ, फ्लड हुआ, अबायोटिक कंपोनेंट, इसके वजह से जो है ना चेंजेस लाया जा रहा है ना, जो चेंज आ रहा है, मतलब जो सीरियल मतलब ये देखिए, सीरियल स्टेज बोलते, सीरियल होता है क्या, सीरियल मतलब स्टेजेस होते हैं, ये जो स्टेजेस की बात हो रही है ना वो, तो ये जो चेंजेस हैं स्टेजेस में, वो अगर अबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा लाया जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ, है ना, ऑर्गेनिज्म जो कम्युनिटी का होगा ना वो खुद ही चेंजेस लाएंगे वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि डार्विन की हम लोगों ने बात की थी गालापागोस आइलैंड में, तो वहाँ पे आप देखिए कि कुछ स्पीसीज थे जिन्होंने अपने अंदर ही चेंजेस लाए थे। द स्पीसीज ऑल्सो अडेप्टेड, देयर बीक शेप्स ऑल्सो अडेप्टेड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, that is also a part of the ecological succession that is happening, that is it is a continuous evolution process, right, ecological succession। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the correct sequence of the ecosystem in order of decreasing productivity? अब पहली बात, प्रोडक्टिविटी किस में नापोगे, तो भाई बायोमास पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम लोग प्रोडक्टिविटी नापते हैं। ठीक है, अब सबसे इसमें इस क्वेश्चन में अगर आप एग्ज़ाम में हो तो दिमाग में आपको ऐड करना चाहिए, ओशन जो है ना, ओशन 2/3 ऑफ द अर्थ है। ठीक है, इसमें बहुत कम प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स तो बहुत ही कम है, फिशेस वगैरह हैं। लेकिन अगर लिथोस्फीयर आप देखिएगा, लिथोस्फीयर पे जो भी इकोसिस्टम्स हैं, जैसे मैंग्रोव्स और ग्रासलैंड ही दिया है, तो यहाँ पे ट्रीज़ हैं भाई, यहाँ पे ग्रासेस है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी है, तो ऑब्वियसली लिथोस्फीयर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो एरिया कम है और उसमें जितने एरिया हैं, जैसे मान लीजिए ब्राज़ील का इलाका ले लीजिए आप, ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट है, यू विल सी अ लॉट ऑफ द ट्रीज, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ पे वेराइटीज स्पीसीज आपको दिखेंगे, तो दैट इंक्रीजेज द बायोमास ऑफ दैट पर्टिकुलर लिथोस्फेरिक जोन, right? But in the ecosystem of oceanic ecosystem, on the other hand, the sizes are huge, humongous, but on the other hand the biomass is low, so in context of productivity it is very low। ठीक है, तो ओशन का जो प्रोडक्टिविटी होगा दैट विल बी लो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है हम लोग को, तो ओशन तो कभी फर्स्ट नंबर पे आना ही नहीं चाहिए। अब हम लोग ओशन में इतना कम बोल रहे हैं, तो लेक्स का तो छोटा सा ही एरिया होता है, लेक्स के चारों बगल आप देखिएगा तो पेड़ भी होते हैं, लेक्स के अंदर भी प्लांट होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू ओशन, तो ये ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सही लग रहा है, और मैंग्रोव तो फर्स्ट पे होगा ही। तो ये वहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये ओशन सेकंड नंबर पे तो कभी हाथ से नहीं आता। तो जब आप समझ जाते हैं, ओशन के ही बेसिस पे आपने ये आंसर को ले आना था। चलिए ठीक है, हम लोग फिर भी देखते हैं। ये आपको देखिए, जैसे मैंने डेटा डाल तो दिया है, ये आपको डेटा नहीं पता होना चाहिए कि हाँ इसका इतना है, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ओशन में कम है भाई, ओपन ओशन में कम है, ओशन का एरिया ही बहुत बड़ा है, टुंड्रा का भी कम होगा वहाँ पे। जैसे हम लोग आगे देखते हैं एक बार, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की थी कि नहीं की थी, मतलब जैसे अलग अलग एरियाज में देखें तो टुंड्रा रीजन में पाया ही क्या जाता है, स्पीसीज ही कौन सी पाई जाती हैं, तो वहाँ पे कमी होगा, है ना। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, कोरल का सेकंड है, अलगी बेड्स है, डिफरेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर्स इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस, है ना। अब डेजर्ट वाले क्लाइमेटिक जोन है, डेजर्ट बायोम है मान लीजिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है कि भाई हीट, एक्सट्रीम हीट है, स्कॉचिंग हीट है, देयर इज़ अ डेसिकेशन, देयर इज़ अ चांस ऑफ डेसिकेशन, और वहाँ पे प्लांट्स को सर्वाइव करना है, तो हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन दैट दे विल अंडरगो, because it is a continuous evolution process, I told you, so they will develop something in
in the communities of flora and fauna to sustain in that particular extreme condition. जैसे कैमल के हम्स होते हैं, it will store water, right? Similarly, प्लांट क्या करती है? तो प्लांट ने हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होता है क्या? टाइनी लीव्स एंड नो लीव्स होता है क्या? थॉर्न्स और थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव होता है क्या? ऑब्वियसली दीज ऑल थ्री आर करेक्ट. अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना है. एंड यू हैव सीन कैक्टस और समथिंग लाइक दैट इन योर होम्स ऑल्सो, लोग रखते हैं. तो हार्ड एंड वैक्सी लीव से क्या होता है ना, एक तो वाटर लॉस नहीं होता है, उसके अंदर जो जेलेटिनस सब्सटेंस होता है ना, वो पानी को होल्ड करके रखने में बहुत मदद करता है. ठीक है, वो भी एक टाइनी लीव्स होगा. क्यों होगा टाइनी लीव्स? ट्रांसपिरेशन होता है ना. ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होते रहता है कंटिन्यूसली. तो टाइनी लीव्स रखना है हम लोग को. अब जैसे डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में हम लोग देखते हैं ना कि लीव्स आर शेड इन अ पर्टिकुलर सीजन. वो ड्राई सीजन होता है तो वहाँ पर लीव शेड कर देते हैं. वाई? सो दैट टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन एंड ऑल. ठीक है, उसके बाद देन अगेन बसंत के बाद आप जब देखोगे तो पेड़ में वो पत्ते वत्ते आ जाते हैं. फिर देन थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीफ, ये तो पता ही है. तो 1 2 3 ही होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है, देखिए 1 2 3. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये सब बेसिक दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है. ज़्यादा ही मतलब कॉमन सेंस से ही बनेंगे. ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये क्वेश्चन आने वाला है. एंड दे आर गोइंग टू पुट दीज इन टू द ऑप्शन इटसेल्फ. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट की बात हो रही है. इसी में मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो कि आप मेंस में कोट कर सकते हो. ठीक है, तो थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है ना, क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई. ग्लोबल वार्मिंग से क्यों नहीं होगा? ग्लोबल वार्मिंग से इतना डिवेस्टेशन हो रहा है बिकॉज वी आर कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ द global conference of parties and there are different meetings that has been taken just to control the global warming. जैसे पेरिस क्लाइमेट डील ही हुआ है या फिर पेरिस एग्रीमेंट ही हो रहा है या कॉप ही हो रहे हैं डिफरेंट सारे. तो वो क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से तो हो रहे हैं. तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही. फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट तो हो, कॉमन सेंस कहता है कि होना चाहिए. अगर मान लीजिए कि जैसे क्या नाम है, जैसे मान लीजिए ग्रासलैंड है. ग्रासलैंड को लैंड ऑफ ग्रेट गेम्स कहते हैं. यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज़ पाए जाते हैं जो फास्ट रनिंग एनिमल्स हैं, जैसे चीता वीता है, उस तरीके के स्पीसीज़ पाए जाते हैं. अगर ये हम ग्रासलैंड ही ख़त्म कर देंगे तो ये चीता कहाँ दौड़ेगा? घड़ी घर में गली गली में तो नहीं दौड़ सकता है. तो उसका फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट कर रहे हो, देन इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट. तो वो एक हो गया. इनवेजिव एलियन स्पीसीज़ को IAS है ना, इनवेजिव एलियन स्पीसीज़. तो इससे क्या होता है? तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ क्या होता है ना, मतलब बेसिकली दे आर नॉट. एक होता है, मान लीजिए मेरा घर मान लीजिए दिल्ली में है, नहीं मान लीजिए मेरा घर दिल्ली में, तो दिल्ली में तो हम शेर बनेंगे, वो तो मेरा घर है. लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बाहर का आ गया गुंडा जिसको हम नहीं जानते लेकिन उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, वो अपने आप को फैला दिया, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ जाऊँगा. तो ऐसा ही हुआ. जैसे लैंटाना कामारा एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है. वो क्या करता है ना, नेटिव स्पीसीज़ को ही खतरे में डाल देता है. तो दिल्ली में रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनका तो गया ही गया. क्यों ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड करते हैं? क्योंकि दिल्ली में जैसे मान लीजिए एक एक्स है, एक कोई एक्स रहता है, तो उसके पास तो वाई होगा जो उसको खाएगा. लेकिन ये लैंटाना कामारा जो है किसी के फूड चेन में ही नहीं आएगा वहाँ पे जो लोग हैं. तो जब फूड चेन में ही नहीं आएगा तो इसको कोई देखेगा ही नहीं. तो ये घटाघट प्रोडक्शन करते रहेंगे तो इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा. लेकिन इनको पॉपुलेशन लिमिट करने वाला ही कोई नहीं है. तो इसीलिए ये जो है बाकियों के लिए बहुत थ्रेट बन जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए. समझ में आ गया. और प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ये तो मतलब UPSC जो है ना इतना अच्छा इंसान है, क्या बता कि आप देखिए वेजिटेरियनिज्म जैसा मतलब कभी ये बेतुका सा ऑप्शन देगा ही नहीं. पहली बात तो UPSC ये तो वही हो गया. प्रमोशन ऑफ अरेंज मैरिज लिख दे यहाँ पे भाई. तो प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म से कुछ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी नहीं है. अगर होगा भी तो प्रोलिफर ही करेगा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हम लोग से प्लांट ही प्लांट खाएंगे. फिर एनिमल में जो है वो डाइवर्सिटी बढ़ सकती है. अब प्लांट में ऐसा तो नहीं हम लोग सारे प्लांट खा जाते हैं, कुछ ही कुछ खाते हैं. तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी बढ़ सकती है, घटने की तो कोई सवाल ही नहीं है ना. तो देखिए इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है ऑब्वियसली.
अब ये देखिए लैंटेना का माड़ा, ये फूल पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे कभी स्कूल जाते हुए, कभी किसी गली मोहल्ले में, ये बढ़ गया है बेसिकली, है ना। और एक प्रोसिपस जूलीफ्लोरा करके है ना। देखिए डेफिनेशन ऑफ आईएएस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992, जैसे मैंने एनवायरनमेंट के डेफिनेशन में ईपीए का जिक्र किया था 1986, सिमिलर ऑन द सेम ग्राउंड आप आईएएस को डिफाइन कर सकते हो इन केस अगर आपको आता है उसमें तो। लेकिन अब यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में कि देखिए आईएएस जो डिफाइंड है, मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है, वो क्या कहता है, इट रेफर्स टू स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट नॉट नेटिव टू इंडिया, है ना, कि इंडिया में नेटिव नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, है ना। अब ये क्या करता है, ये थ्रेट कर सकता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन ये नैरो है बहुत, ये क्या कहना चाहते हो। और साथ ही साथ अब इसमें देखिए कि डेफिनेशन एक्सक्लूड करता है कि this definition excludes species within India that may be invasive to a specific region such as अंडमान। अब भाई इंडिया यहाँ पे है, मेनलैंड इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे आइलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अब यहाँ के स्पीसीज जो है वो यहाँ के जोग्राफिकल जोन्स में क्यों जाकर के अडेप्ट हो जाएंगी, वो यहाँ के लिए भी तो हो सकती हैं, मतलब इन्वेजिव, है ना, कि यहाँ से कुछ ले गए वहाँ लगा दिए, वहाँ पे उसका कोई प्रेडेटर ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा और वो फैल जाएगा। तो इस तरीके के लूप होल्स हैं। तो ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट दे सकता है कि मतलब इसका अपोजिट करके दे सकता है ऐसे कि द डेफिनेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट includes such species that might be invasive for Andamans but are present in the mainland India। अब ये आपको देखें तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ऊपर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया, ये सही होना चाहिए, तो लेकिन नहीं, ये जैसे चीटल दिया है ना, चीटल इज़ अ काइंड ऑफ डियर, स्पॉटेड डियर बोलते हैं शायद, तो ये एक मुद्दा है, ये समझ गए आप, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। चलिए ठीक।